हेलो फ्रेंड्स, यदि आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो आपको साल में एक बार अपना ITR रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता होती है। चाहे तो आप अपना ITR रिटर्न फाइल घर बैठे ही कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप घर बैठे किस तरीके से आप अपना ITR रिटर्न फाइल कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको किस तरीके से ई-वेरीफाई कर सकते हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको डिटेल से देने वाला हूं। और साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप किस तरीके से ITR रिटर्न फाइल करने के लिए ITR में यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं पिछला वीडियो में दे चुका हूं। आप चाहे तो हमारे आई बटन और हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप अपना ITR रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको लेट न करते हुए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप किस तरीके से अपना स्मार्टफोन या अपने लैपटॉप से घर बैठे ही अपना ITR रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल में सर्च करेंगे इनकम टैक्स या ई फाइलिंग, जो भी सर्च करना है कर लीजिएगा, दोनों में एक ही आएगा। इनकम टैक्स सर्च करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। सबसे ऊपर में ही है, इसको आप क्लिक कीजिएगा। इसको क्लिक करते ही इसका होम पेज आएगा, लेकिन ऊपर में एक ऐड आएगा, इसको आपको यहाँ से कट कर देना है। कट करते ही देखिए ई फाइलिंग का ये होम पेज आ चुका है। पिछला वीडियो में मैंने साथियों आपको रजिस्टर कैसे करना है उसके बारे में मैंने डिटेल से यहाँ पर बताया था इस ऑप्शन में। आज मैं आप लोगों को रजिस्टर हो जाने के बाद कैसे आपको ITR फाइल करना है उसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहिए। और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, चाहे तो आप वहाँ पर भी जाके इसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग लॉगिन करते हैं। सबसे शुरुआत में लॉगिन का यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। देखिए यहाँ पर आपको पेन नंबर कैपिटल में लिखना है, उसके बाद जो आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाए थे उसको यहाँ पर डालना है और इस कैप्चा कोड को यहाँ पर नीचे डालना है। और डालने के बाद नीचे लॉगिन पे क्लिक करना है। इसको भरने के बाद आप नीचे आप लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। और यहाँ पर इसको फॉर्म को भरने से पहले साथियों आप लोगों को बता दें, सबसे पहले आपको चेक करना है आपका 26AS एनुअल स्टेटमेंट आपका ओके है या नहीं है। अगर नहीं है तो मत भरिएगा, आप अपना चार्टर अकाउंटेंट से संपर्क करते हुए इसको ओके करवा के ही भरिएगा। तो उसके लिए आपको जाना है माई अकाउंट पे। माई अकाउंट पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए 26AS लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको कंटिन्यू कन्फर्म कर का ऑप्शन आएगा, इसको आप ओके कर दीजिएगा। तो एक नया विंडो खुल जाएगा। नया विंडो खुलते ही एक पॉपअप आएगा, उसको यहाँ पर एग्री कीजिएगा, फिर प्रोसेस कीजिएगा, फिर थोड़ा नीचे की ओर आइएगा। नीचे को आने को यहाँ 26AS लिखा है, इसको क्लिक कीजिएगा। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ सिलेक्शन करने का ऑप्शन आएगा। जिस साल का आप भर रहे हैं उस साल को सिलेक्शन कीजिएगा। फिर आप यहाँ पर HTML कर लीजिएगा, फिर व्यू डाउनलोड कर लीजिएगा। व्यू डाउनलोड करते ही आपके सामने देखिए नीचे ये आ चुका है। ये आपका है जहाँ से आपका पेमेंट हो रहा है, वहाँ का डायरेक्टर का नाम रहेगा। ये आपका 10 नंबर है, ये आपका ग्रॉस सैलरी है, ये आपका टैक्स है। यही ग्रॉस सैलरी को आपका जो ऑफिस के तरफ से फॉर्म 16 मिला हुआ है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये वाला और ये वाला दोनों ओके है, तभी आप ITR रिटर्न फाइल कीजिएगा। यहाँ पर दोनों मिसमैच अगर है आपके फॉर्म 16 से तो आप इसको भरना शुरू मत कीजिएगा। चलिए थोड़ा सा मिला लेते हैं। इनका ग्रॉस इनकम है 7,68,244 रुपया। ये देखिए 7,68,244 रुपया इनका बिल्कुल ओके है, ग्रॉस इनकम मैच कर गया। अब इनका टैक्स, टोटल टैक्स हम लोग देखते हैं। इनका यहाँ पर टैक्स है, हम देख रहे हैं। चलिए ये पेड किए हैं 21,803 रुपया टोटल टैक्स पेड किए हैं। आप देखते हैं 26AS में क्या कहता है। 26AS कहता है 21,803 रुपये। मैंने एग्जैक्ट मैच करा, जितना इनका ग्रॉस इनकम था और जितना उनका टैक्स कटा हुआ था एग्जैक्ट मैच कर गया। आप ये आराम से ITR रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग भी अपना देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग भरना शुरू कीजिएगा। इसको हम कट करते हैं, वापस आ जाते हैं आप यहाँ डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद और एक तो जानकारी आपको यहाँ पर दे दें। इसको भरने से पहले अपना आधार नंबर, अपना मोबाइल और अपना फॉर्म 16 जो आपको ऑफिस से मिला हुआ है उसको आपके सामने रखिएगा, उसके बाद ही भरना शुरू कीजिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। इसको जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आते ही सबसे पहले आप क्या कीजिएगा,
ये 2020-21 सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद ITR 1 सिलेक्शन कीजिएगा। उसके बाद ओरिजिनल रिवाइज, यहाँ सिंगल है, इसी को क्लिक करना है। उसके बाद प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन क्लिक कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू कीजिएगा। किसी किसी का देखिएगा जो पहले भर चुके हैं उनका यहाँ पर बैंक का डिटेल भी आएगा, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस साइड या नहीं भी कर सकते हैं, उसके बाद में भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। चलिए कंटिन्यू क्लिक करते हैं। कंटिन्यू क्लिक करते ही एक पॉपअप आएगा, इसको आप यहाँ पर एक्सेप्ट कीजिएगा, इसको फिर कंटिन्यू कीजिएगा। कंटिन्यू करते ही आपका ये देखिए ITR 1 सहज इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न का होम पेज आ चुका है। यहाँ पर टोटल 9 फॉर्म है। इस 9 फॉर्म को आपको बारी बारी से भरना है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 9 फॉर्म आपको देखने में लगता है लेकिन भरना बहुत कम है। यही सबसे बड़ा फ़ायदा ऑनलाइन ITR रिटर्न फाइल करने में है। और एक चीज़ बता दें आपको कि देखिए यहाँ पर 3 बटन है और नीचे पर भी 3 बटन है। सारे पेज में ये तीनों बटन आपको दिखाई देंगे। आपको बीच बीच में सेव ड्राफ्ट करते जाना है। देखिए यहाँ इस प्रकार से करते रहना है आपको, ताकि आपका डाटा कोई लॉस्ट ना हो। इसलिए आप बीच बीच में आप सेव ड्राफ्ट करते रहिए। अगर आप नहीं भी करते हैं तो अभी आपको करने के लिए बोला जाएगा इनके तरफ से, तो उसको आप ओके कर दीजिएगा, सेव ड्राफ्ट करते रहिएगा। तो चलिए अब सबसे पहला हम आते हैं। सबसे पहला फॉर्म जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसमें हम क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करते ही देखिए आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ये देखिए आपका बेसिक जो डिटेल है ये सब कुछ यहाँ है। कुछ है नॉन एडिटेबल है और कुछ है एडिटेबल है। जैसे नाम आपका पेन नंबर से आप एडिट नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पर मोबाइल नंबर चाहे तो एडिट कर सकते हैं, आपका ईमेल नंबर चाहे तो एडिट कर सकते हैं, आपका आता पता जो एड्रेस है उसको एडिट कर सकते हैं। बाकी कुछ भी आप एडिट यहाँ पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पेन के थ्रू लिया हुआ डाटा है। अब कुछ नीचे की ओर हम लोग आएंगे। यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक जो चेंजेस हुए हैं आपको यहाँ पर आप बता दें। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, इसको आप स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है आपको साथियों, ये ऑलरेडी भरा हुआ आपका आ जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर कोई चेंजिंग आपको यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 3 चीज़ यहाँ पर बिफोर चेंज हुआ है। आपका अगर कोई करेंट अकाउंट है तो उसमें अगर आप 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन कर चुके हैं तो आपको यहाँ पर यस करने की आवश्यकता है, नहीं तो नो ही रहने दीजिएगा। और दूसरा चीज़, अगर आप 2 लाख रुपया खर्च किए हुए हैं फॉरेन ट्रिप में जाकर तो भी आपको यहाँ पर उसका बताने की आवश्यकता है। और अगर आपका घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वह 1 लाख रुपया या उससे अधिक आया हुआ है तो भी आपको यहाँ पर शो करने की आवश्यकता है। यानी कि 3 यहाँ बेसिक चीज़ें इस पर चेंज किया गया है। पहला 1 करोड़ रुपया का ट्रांजैक्शन अगर आपका हुआ है आपका करंट अकाउंट में, दूसरा है अगर फॉरेन ट्रिप किए हैं और 2 लाख से अधिक खर्च कर चुके हैं, और तीसरा है अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपया या उससे अधिक आया है तो इसको आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो इसको नो कर देना है। इतना करने के बाद आप यहाँ नीचे पर आके सेव ड्राफ्ट कर दीजिए या तो ऊपर जाके सेव ड्राफ्ट यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पेज है, देखिए यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स वाला, ये वाला सबसे महत्वपूर्ण पेज है। देखिए साथियों, यही सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पर है। देखिए अगर आपका समय पर क्वार्टरली फाइल हो चुका है, जिसको हम लोग CD फाइल करना, CD जमा करना बोलते हैं चार्टर अकाउंटेंट के द्वारा, तो आपका ऑटो फिल होके यहाँ पर आ जाएगा। अगर ऑटो फिल होके आ चुका है और अगर आपको यहाँ लगता है कुछ गलती हुआ है हमारा इनकम के साथ तो आप इसको एडिटेबल है, इसको आप एडिट कर सकते हैं। घबराने की आवश्यकता इसमें नहीं है। बहुतों का ऐसा होता है कि जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो यहाँ नहीं रहता है, कुछ दूसरा ही दिखाई देता है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। एडिटेबल है, इसको आप एडिट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, आपका जो ग्रॉस सैलरी है तो थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा ब्लैंक कर देते हैं, बिल्कुल ब्लैंक कर देते हैं। चलिए इसको हम 0 कर देते हैं अभी। उसके बाद आपको दिखा दे रहे हैं जहाँ जहाँ भी इनका है हम उसको 0 कर दे रहे हैं। उसको देखिए इनका जो भी था हम इसका 0 कर दिए हैं। चलिए इसको सारा 0 कर दिए हमने इसका। अब देखिए साथियों, इनका कुछ भी यहाँ पर अमाउंट एंट्री नहीं है। मैं आपको आज बिल्कुल ही सिंपल तरीके से इसको भरने के लिए बताऊंगा, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल शांति से आप लोग देखिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखेंगे। इसलिए मैंने रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है उसकी जानकारी पहले ही आपको दे दिया था, ताकि आपको दिक्कत भरने में ना हो। अब साथियों, सबसे पहला काम क्या कीजिएगा,
आपको ग्रॉस सैलरी है, ये B1 जो पार्ट 1 है इसमें आपको ग्रॉस सैलरी देखिए यहाँ पर आपको भरना है। जो आपको फॉर्म 16 मिला हुआ है उसमें आपका लिखा हुआ है। हमारा जो क्लाइंट है उसको देखिए यहाँ पर है 7,68,244 रुपया, जो पहले से भी भरा हुआ था, मैंने बिल्कुल उसको हटा दिया था। मैंने सिर्फ यहाँ पर देखिए ग्रॉस सैलरी को भरा, बाकी कुछ भी नहीं भरा। हमने क्लिक किया, किसी भी ब्लैंक स्पेस पे आके क्लिक कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ कैलकुलेशन होना शुरू हो गया। अब आपको सबसे नीचे की ओर आना है, देखिए बीच में ऐसा आता रहा है, इसको ओके कर देना है। अब नीचे की ओर आइएगा, देखिए यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स लिखा हुआ है। आपको प्रोफेशनल टैक्स आपका जो ये फॉर्म 16 मिला हुआ है आपके ऑफिस की तरफ से, बस वो भी आपको दिखा दें। ये आपका फॉर्म 16 है, देखिए ये देखिए इनका टोटल इनकम है 7,68,244 रुपया और प्रोफेशनल टैक्स है देखिए यहाँ पर 1,800 रुपया। तो चलिए अब वहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमने यहाँ पर भरा था 7,68,244 रुपया और हमने अब यहाँ पर भरना है प्रोफेशनल टैक्स 1,800 रुपया। यहाँ पर आपको भर देना है आपका प्रोफेशनल टैक्स जो कटा हुआ है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, मैंने 2 ही फील्ड एंट्री किया और बाकी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो रहा है। मैंने ग्रॉस सैलरी एंट्री किया और प्रोफेशनल टैक्स एंट्री किया। अब आपको नीचे की ओर आना है। अगर बहुत ऐसे साथी लोग हाउस प्रॉपर्टी से भी उनका इनकम होता है, अगर आपने होम लोन लिया हुआ है और वह होम लोन किस लिए आपका यूज हो रहा है वो भी आपको गौर करना है। अगर आपका इंटरेस्ट, यहाँ पर गौर कीजिएगा, बहुत यहाँ पर गलती करते हैं, आपका जो होम लोन का जो इंटरेस्ट है वह कैपिटल का जो इंटरेस्ट है उसको यहाँ पर आपको भरना है। और अगर होम लोन में इंटरेस्ट अगर 2 लाख से अधिक है तो ITR 1 फाइल आप नहीं कर सकते हैं, आपको उसके लिए ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। इसलिए आपको गौर कीजिएगा, जो भी आपका होम लोन है, जो भी आप प्रॉपर्टी लिए हुए हैं, उस प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट होता है वो यहाँ पर आपको भरना है। और उस प्रॉपर्टी को आप खुद यूज़ कर रहे हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड कीजिएगा, और अगर रेंट भी दिए हुए हैं तो लेट आउट कीजिएगा, और नहीं तो इसको कुछ भी नहीं करना है। इसलिए इसको अगर आप नहीं लिए हुए हैं तो कुछ भी छोड़ दीजिए इसको। इसलिए इसको गौर करना है। 2 लाख से ज़्यादा इंटरेस्ट तो आपको ITR 2 भरना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इनका हमारा जो क्लाइंट है इनका कुछ भी नहीं है। अब आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, देखिए आपका यहाँ बहुत तरह का ऑप्शन है। आपका किसी और क्षेत्र से भी इनकम हो रहा है तो इसको आपको शो करना ज़रूरी होता है। जैसे कि सभी का सेविंग अकाउंट होता है तो सेविंग अकाउंट सेलेक्ट कीजिएगा और उस अमाउंट को यहाँ पर डाल दीजिएगा। मान लीजिए आपका 15,000 सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आया हुआ है, 15,000 सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आया हुआ है, तो गवर्नमेंट ने सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट आता है उस पर कुछ छूट भी दिया हुआ है। हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर ले रहे हैं 15,000। तो इसका लाभ लेने के लिए आपको फिर नीचे की ओर यहाँ टोटल इंटरेस्ट को भर देना है सेविंग अकाउंट का, और नीचे की ओर आना है 80 TTA। यहाँ पर आप उस 15,000 को अगर भरते हैं, जितना आप वहाँ डाले थे उतना ही यहाँ पर डाल दीजिएगा, तो देखिए ऑटोमेटिक यह सेलेक्ट होकर लिमिट ले लिया। हमने डाला 15 और लिमिट इसने लिया 10,000। इसलिए सेविंग अकाउंट से जो इंटरेस्ट आता है उसमें से आप 10,000 तक छूट का लाभ ले सकते हैं। इसलिए इसको यहाँ पर हम हटा देते हैं। चलिए, क्योंकि यह हमारा जो क्लाइंट है उसका कोई ऐसा सेविंग से इंटरेस्ट दिखाया हुआ नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पर भी हटा देते हैं। और अगर आपका FD है, देखिए सेकंड इनकम सोर्स है, FD वगैरह पोस्ट ऑफिस वगैरह कहीं पर भी आपका RD वगैरह कुछ खुला के रखें तो उससे इंटरेस्ट आता है, तो उसको भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए डालना है। या जो भी अदर यानी अदर से भी कहीं से भी कोई भी ऐसा आपको लाभ हो रहा है तो इसको आपको यहाँ पर दिखाना है। या तो इनकम टैक्स की तरफ से कोई रिफंड हुआ है, टैक्स रिफंड हुआ है, तो उसमें भी कुछ आपको ब्याज मिला हो, वो भी आपको यहाँ दिखाने की आवश्यकता है। तो हमारा जो क्लाइंट है उसका कुछ भी इनकम नहीं दिखा शो किए हैं अपना फॉर्म में, तो हम इसको बिल्कुल 0 कर देते हैं। अब आते हैं हम नीचे की ओर। यहाँ पर भी देखिए कुछ चेंजेस हुए हैं लॉकडाउन के कारण गवर्नमेंट ने, इसलिए इस बार का ITR बहुत थोड़ा सा लेट से भी आया था, थोड़ा चेंज होकर आया हुआ है। साथियों जरा गौर कीजिएगा, इस पॉइंट का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 1/4/2020 से 31/7/2020, यानी कि वित्तीय वर्ष 2019-20 या असेसमेंट ईयर 2020-21 में आपको कोई LIC या किसी चीज़ में निवेश करना था और आपने समय पर नहीं कर पाया लॉकडाउन के कारण, और आपने 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31
जून 2020 के बीच आपने वह LIC या जो भी था आपका, उसने आपका जो जमा कर दिया उस पैसा को, तो आपको करना था पहले लेकिन आपने किया बाद में, तो आपको यहाँ पर वो एंट्री कर देना है। हमारा जो क्लाइंट है उनका सेविंग LIC वगैरह में जो भी है ये है उनका, हमने यहाँ पर डाल दिया तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो गया। अगर इस बीच में ये चीज़ को वो जमा किया हुआ रहता तो यहाँ पर हमको यस करना पड़ेगा। और अगर आप इससे पहले ही 1 अप्रैल से पहले ही सारे सेविंग को आपने जमा कर दिया है, LIC वगैरह जो भी जमा करना था आपने पहले ही कर दिया है, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। इसको गौर कीजिएगा। अगर आप यहाँ पर यस कीजिएगा तो आपको लिए चलते हैं, थोड़ा दिखाते हैं। इसके लिए एक अलग सेक्शन बना हुआ है गवर्नमेंट ने इस बार। ये देखिए शेड्यूल DI, ये देखिए जैसे ही हमने यस किया तो वो जितना हमने भरा था 1,24,126 रुपया यहाँ 100 होना शुरू हो गया। अगर आपने वैसा किया है 1 अप्रैल 2020 के बाद भरा है तो यहाँ वहाँ डालते ही डालते यहाँ पर ऑटोमेटिक यस कीजिएगा तो आ जाएगा। उसको कितना यहाँ जमा किया है उसको आपको यहाँ पर शो करना है। सब सारा का सेक्शन अलग अलग बना हुआ है, जिसमें भी आप किए हैं वो सारा यहाँ ऑटोमेटिक शो होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम फिर वापस आते हैं यहाँ पर। इसने किया नहीं है, चलिए हम इसको अगर नो करके भी दिखा देते हैं। हमने यस किया तो वहाँ DI में शो कर रहा था, हम अभी इसको नो करते हैं। चलिए देखिए यहाँ अगर नो कर देते हैं और DI शेड्यूल में जाते हैं तो देखिए यहाँ पर कोई भी रुपीज़ शो नहीं कर रहा है, इसलिए इसको भी गौर कीजिएगा। चलिए वापस आते हैं हम। हमारा जो क्लाइंट है उनका कोई भी ऐसा अमाउंट नहीं है। ये देखिए हमने नो कर दिया। अब यहाँ पर अब चूँकि यह प्राण होल्डर हैं, NPS होल्डर हैं, तो इनको गवर्नमेंट की तरफ से 80 CCD 1B सेक्शन के तरफ से 50,000 रुपया का लाभ इनको मिलता है, गवर्नमेंट ने दिया है। तो हम इसको 50,000 NPS का हम यहाँ पर डाल देते हैं। इनको 50,000 का बेनिफिट हो गया और इनका कोई ऐसा इनकम और सेविंग नहीं है, बिल्कुल प्लेन है इनका, इसलिए और ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ रहा है। फिर भी आपको कुछ जानकारी के लिए बता दें। जैसे अगला है, अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस है, जैसे यहाँ पर 80D सेक्शन के अंतर्गत यह आता है, लेकिन यहाँ पर आप कुछ भी टाइप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने इस बार क्या किया है, एक अलग सेक्शन ही बना दिया है। 80D वहाँ भरिएगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए देखिए सबसे ऊपर चलते हैं, ये DI के शेड्यूल DI सेक्शन के बगल में ही लिखा हुआ है 80D। यहाँ पर आपको भरना है। आप लिए हैं चाहे नहीं लिए हैं, ये आपका भरना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लिए हैं तो यहाँ पर कीजिए यस, नो जो भी है आपका, या उसका आप क्लेम नहीं करना चाहते हैं तो नॉट क्लेमिंग कर दीजिए। अगर आप लिए हैं तो यहाँ आपको भरना जरूरी हो जाता है, इसलिए इसको हम अगर साथ में जो मेडिकल इंश्योरेंस आप लिए हैं उसमें देखिए गौर कीजिएगा, सीनियर सिटीजन या माइनर ये सभी उस मेडिक्लेम में जुड़े हुए हैं या नहीं है। अगर जुड़े हुए हैं तो यस कीजिएगा, जुड़े हुए नहीं हैं तो नो कर दीजिएगा, इस प्रकार से ये देखिए। और नहीं तो लास्ट में नो क्लेमिंग कर दीजिए अगर कोई उसका क्लेम नहीं करना चाहते हैं। इस प्रकार से नीचे भी है, ये दोनों को नो क्लेमिंग कर दीजिए, आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका इंश्योरेंस मेडिक्लेम नहीं है तो। और सेव ड्राफ्ट यहाँ पर कर दीजिए। जैसे सेव ड्राफ्ट कीजिएगा ये ओके हो गया आपका। फिर वापस आते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स में। अब देखिए हम लोग क्या क्या भरे, ग्रॉस सैलरी भरे, प्रोफेशनल टैक्स भरे, और आपका सेविंग LIC वो सब भरे, और प्राण में जो सेविंग था उसको भरे। और आपको यहाँ पर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन देखिए यहाँ पर हो चुका है। अब आप मिलान कर लीजिए, इसको थोड़ा सेव ड्राफ्ट कर देते हैं। इनका टोटल टैक्स हुआ 21,803 रुपया, और इनको जो ऑफिस की तरफ से मिला हुआ है उसमें भी थोड़ा सा मिलान कर लीजिए, कितना इनका टैक्स बना हुआ है। आप आराम से मिलान कर सकते हैं, इसके साथ मैच करता है या नहीं करता है। ये देखिए ये इनका टोटल टैक्स है, 21,803 रुपया टोटल टैक्स इसने जमा किया है। और यहाँ पर भी देखिए 21,803 रुपया ही शो कर रहा है। साथ ही इसका मतलब हम जो इनका भर रहे हैं इनका बिल्कुल ओके हो चुका है। इसको सेव ड्राफ्ट करेंगे और आगे की ओर बढ़ते हुए जाएंगे। चलिए कंप्लीट हो चुका है लगभग। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने का कोशिश किया हूँ। कोई मन में डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आते हैं अगला फॉर्मेट टैक्स डिटेल। टैक्स डिटेल में जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर देखिए आपका 10 नंबर आएगा, आपका यहाँ पर
नेम ऑफ डिडक्टर जो है उसका नाम आएगा, और ग्रॉस सैलरी जो है, ये ग्रॉस सैलरी गौर कीजिएगा, आपका जो फॉर्म 16 में ग्रॉस सैलरी है वही मैच करना चाहिए, और आपने जो टैक्स दिया है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो 10 नंबर यहाँ लिखना है, डिडक्टर का नाम लिखना है, ग्रॉस सैलरी लिखना है, जो टैक्स आप पेड किए हैं उसको यहाँ पर लिखना है। बाकी यहाँ पर नीचे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप सेव ड्राफ्ट कर दीजिए। उसके बाद अगला फॉर्म में आएंगे, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में। ये देखिए ऑटो फिल्ड होके आ जाता है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ करना है, आपका जितना भी बैंक अकाउंट है ये सारा आपको यहाँ पर देना है। यहाँ पर सिंगल दिया हुआ है, आपका जितना मान लीजिए 2-3 बैंक अकाउंट है तो यहाँ पर ऐड प्लस साइन है, ऐसे करते जाइएगा। तो इस प्रकार से सारा यहाँ ऑटोमेटिक बढ़ता हुआ कॉलम बढ़ेगा। यहाँ पर IFSC कोड डालना है, यहाँ क्लिक करते ही ऑटोमेटिक बैंक का नाम आ जाएगा, यहाँ अकाउंट नंबर डालना है। और अगर आपका गलती से ज़्यादा टैक्स कट गया है और रिफंड वाला केस है तो किसी एक को यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ऐसे क्लिक कर दीजिएगा तो उसी अकाउंट में आपका पैसा रिफंड होकर आ जाएगा। हमारा क्लाइंट का कोई ऐसा ये नहीं है, रिफंड वाला केस नहीं है, इसलिए इसका कोई दिक्कत नहीं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर फिर से बता दें, IFSC कोड, यहाँ क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक बैंक नेम आएगा, यहाँ अकाउंट नंबर डालना है और यहाँ पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ जाना है। अब नीचे की ओर आएंगे, देखिए यहाँ पर सेलेक्ट करना है, बाकी ऑटो फिल्ड होकर यहाँ पर आ जाएगा, या कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए सेल्फ कर देना है यहाँ पर, और यहाँ पर आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ का यहाँ पर नाम लिख देना है। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, उस प्लेस का नाम लिख देते हैं, हमने लिख दिया। उसके बाद नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पर ई वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ गया, यानी कि प्लीज़ सेलेक्ट द वेरिफिकेशन ऑप्शन। यहाँ पर ये पहला वाला ऑप्शन है पेन नंबर। गौर कीजिएगा, यहाँ पर बहुत बड़ा मिस्टेक होता है लोगों का। अगर आपका आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर इंक्लूड है उसी पे एक OTP जाएगा, इसको आधार के थ्रू वेरिफिकेशन बोलते हैं, ई वेरिफिकेशन। और बाकी ये दोनों ऑप्शन है, ये सेकंड वाला ऑप्शन है। अगर आप बाद में वेरीफाई करना चाहते हैं, तो सेकंड वाला को कर सकते हैं। आप वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। तो चलिए सबसे हम ऊपर वाला कर लेते हैं, ये वाला, इसको हमने कर दिया सेलेक्ट। हमको ई वेरीफाई अभी तुरंत करेंगे, हम आधार के थ्रू करेंगे। आधार नंबर में हमारा मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, इसलिए हम आधार के थ्रू इसको कर लेंगे। और सबसे नीचे या ऊपर सेव ड्राफ्ट है, इसको आप सेव ड्राफ्ट आराम से कर लीजिए। बाकी देखिए अगला ऑप्शन में जाते हैं, शेड्यूल DI। आप इसको मैंने पहले ही बताया था, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 जून 2020 के बीच कोई भी LIC वगैरह जमा किए हैं, जो पहले करना था लेकिन लॉकडाउन के चलते नहीं किए, तो आप इसको भर सकते हैं, अन्यथा इसको नहीं भर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से आपको ले चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर इस सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आपको यस करना रहता है। अभी तो इसका हमारा क्लाइंट जो है उसका नो है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। चलिए हम वापस आते हैं। ये हमारा हो गया, DI भी हो गया, और हमारा आप ATD भी आपको बता चुके हैं। यहाँ पर आप उसका लाभ ले सकते हैं अगर मेडिकल इंश्योरेंस आपका है तो, अगर नहीं है तो नहीं ले सकते हैं। इसके बाद इसको ज़रूर कीजिएगा, आपका है चाहे नहीं है, इसको नॉट क्लेमिंग कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो नॉट क्लेमिंग कीजिएगा, और है तो आप यस करते हुए इसको फिल्ड कीजिएगा, और बीच बीच में सेव ड्राफ्ट करते जाना है। अब आता है शेड्यूल ATG। अगर आप कोई डोनेशन किए हैं, देखिए जिस सेक्शन की तरह डोनेशन किए ये सब आपको भरना पड़ेगा। 100% फ्री है या 50% फ्री है, कौन वाला सेक्शन के तहत वो आता है आपका डोनेशन, उसके थ्रू इसको भरना है। और नहीं तो मत भरिए और सीधा सेव ड्राफ्ट करते हुए आगे बढ़ जाइए। इस प्रकार से आप यहाँ फिर अगला सेक्शन में जाइए, 80GGA, इसको भी आप सेव ड्राफ्ट कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल सिंपल तरीके से हम बता रहे हैं। और फाइनली जब कंप्लीट हो जाएगा तो सभी को एक बार बारी बारी ज़रूर चेक कीजिएगा। खासकर ये वाला सेक्शन देखिए, यहाँ पर आपने क्या किया है, ये देखिए स्टेट गवर्नमेंट वगैरह, एक बार फाइनली चेक कर लीजिएगा। और फिर आइएगा ये कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपने क्या क्या चीज़ डाला बता देना फिर से आपको। यहाँ पर ग्रॉस सैलरी को डाला और कुछ नहीं करना है। फिर आपको यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स डालना है, फिर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर LIC का जितना भी सेविंग वगैरह इसको डालना है।
और अगर प्रान होल्डर है तो 80CCD 1B के तहत आप यहाँ 50,000 डाल दीजिए और कुछ भी मत कीजिए। और अगर आपका 80D वाला सेक्शन है तो यहाँ पर आपको 80D सेक्शन में जाना है। चलिए इसको ओके कर देते हैं। 80D सेक्शन में जाना है और यहाँ पर भरना है, अन्यथा आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर वापस आ गए। इसके बाद और आपको बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आपको ऑटो फिल होके आ चुका है। बीच बीच में सेव ड्राफ्ट करते हुए जाना है। उसके बाद इसको तो बता ही चुके थे बाकी सेक्शन। महत्वपूर्ण सेक्शन यही वाला है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। और एक बार सबसे लास्ट में इसको फाइल करने से पहले एक बार क्या कीजिएगा, यहाँ पर आइएगा और सभी में सेव ड्राफ्ट करते हुए जाइएगा। बारी बारी से अगर कहीं गलती से कोई छूट गया है तो सेव हो जाएगा, डाटा आपका लॉस नहीं होगा। ये देखिए इस प्रकार से साथियों आपको आराम से करते हुए जाना है। ये देखिए मैंने सभी को सेव ड्राफ्ट कर दिया है, दीजिएगा। और फाइनली सब कुछ हो जाने के बाद आप क्या कीजिएगा, प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप आएगा। पॉपअप को ओके कर देना है। ओके करते ही देखिए आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ये सारा डिटेल आपका कंप्लीट आपके सामने है। इसको चाहे तो एक बार आप रिव्यू कर सकते हैं, बारीकी से आप इसको देख सकते हैं। जो भी आपने यहाँ पर फिल किया है सारा चीज़ आपके सामने यहाँ पर डिटेल है। आप चाहे तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसका PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपके सामने यह डाउनलोड होकर आ जाएगा। देखिए जो भी आपने भरा है वो सारा डाउनलोड होकर आपके सामने एक प्रीव्यू वर्सन के लिखा हुआ रहेगा और टोटली कंप्लीट होकर आपके सामने इस प्रकार से देखिए प्रीव्यू वर्सन लिखा हुआ रहेगा, कंप्लीट है इस प्रकार से। चलिए अब इसको वापस जाते हैं यहाँ पर। और आपने एक बार बारीकी से चेक किया और चेक करने के बाद फाइनली यहाँ पर जो लिखा हुआ है सबमिट, ये सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने इतना सारा वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, यानी कि आपको इसमें से सेलेक्ट करना है किसी एक को। यानी कि हम तो आपको सलाह देंगे आधार वाले E-वेरीफाई को आप कीजिएगा। ये आधार जो लिखा हुआ इस पर क्लिक कीजिएगा और नीचे की ओर आइएगा, यहाँ कंटिन्यू लिखा हुआ है, इसको क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके मोबाइल नंबर पे जो मोबाइल नंबर आपके आधार नंबर के साथ जुड़ा हुआ है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP चला गया है, उसको आपको यहाँ पर डालना है। यह देखिएगा एक काउंटडाउन भी यहाँ पर शुरू होता है। 2 मिनट के अंदर ही आपको डालना है। 2 मिनट के अंदर अगर नहीं डाल पाते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको वेरिफिकेशन करने का एक अलग से तरीका आपको बता देंगे। 2 मिनट के अंदर अगर आपका OTP आपके मोबाइल नंबर पे आता है तो इसको आपको यहाँ पर डालना है। इस प्रकार से हमारा OTP आ चुका है। हम इसको आप यहाँ पर फाइनली सबमिट कर देते हैं। सबमिट करते ही देखिए ऑटोमेटिकली यह हमारा फाइनली प्रोसेस पूरा हो चुका है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है रिटर्न सबमिटेड सक्सेसफुली। अगर यहाँ पर नहीं होता हमारा E-वेरीफाई तो हमको एक दूसरा तरीका अपनाना पड़ता, इसलिए उसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। जिसका E-वेरीफाई नहीं होगा उसको कैसे E-वेरीफाई करना है उसका मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। ये मेरा कम्प्लीटली हो चुका है फाइनली। यह मेरा ट्रांजैक्शन ID भी है, मेरा मेल पे भी चला गया है। यह आप चाहे तब मेल पर भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपका एक्नॉलेजमेंट आ चुका है। तो चलिए हम आपको वह एक्नॉलेजमेंट जो आपका मेल पे गया है वो आपको यहीं पर हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर आएंगे, व्यू फॉर रिटर्न फॉर्म में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, फिर सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए एक्नॉलेजमेंट लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए आपके सामने इस प्रकार का आएगा। इस यहाँ पर लिखा हुआ है एक्नॉलेजमेंट, इसको आप क्लिक कीजिएगा। इसको क्लिक करते ही देखिए आपके सामने यहाँ पर यह आ चुका है। ये देखिए यहाँ पर जिसका E-वेरीफाई कंप्लीट हो जाता है उसका यहाँ पर लिखा रहता है डू नॉट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट टू CPSE बेंगलुरु। और जिसका E-वेरीफाई नहीं होता है उसका यहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ नहीं आएगा, उसको एक्नॉलेजमेंट भी उसको दूसरा टाइप का मिल जाता है। इस प्रकार से साथियों आशा करते हैं कि हमने आपको बहुत ही कम समय में, हम समझ सकते हैं कि थोड़ा सा आपको समय लगा होगा, लेकिन हम भरसक प्रयास किए हैं कि आप लोग को कम समय में सारी जानकारी देने का। एक नॉर्मल एक जो एम्प्लॉई होता है वो किस तरीके से अपना लैपटॉप में अपना मोबाइल से ही अपना ITR को फाइल कर सकता है।